Hello students, now we are starting with the new chapter that is money and credit. Now let's understand what is money and how does money works. सबसे पहले हम लोग को मनी समझने के लिए देखो, अगर हम लोग बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझे तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी मतलब होता है पैसे, राइट? अब पैसे का मतलब क्या होता है? पैसे क्या काम आते हैं? पैसे के बेसिस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक्चुअल में जो हमारी इकोनॉमी है, जहाँ हम लोग हमारा लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वहाँ सारे ही ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू होते हैं, मनी के थ्रू होते हैं। बट ये मनी अभी रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर आया, राइट? मतलब कुछ 50-100 साल 150 साल के बीच में मनी का लॉन्च हुआ है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले भी तो ट्रांजैक्शंस होते होंगे, गुड्स एक्सचेंज होते होंगे, एक दूसरे के कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शंस होता होगा। तो कैसे मनी आया, क्या क्या मनी फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी, या मनी आया कैसे, तो सबसे पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में हम सबको पता है कि बार्टर सिस्टम को C2C इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर दी कमोडिटीज। अब भाई बार्टर सिस्टम के जैसे एग्जांपल में भी गाय का फोटोग्राफ देखा है, तो गाय के बदले मतलब गुड्स है आपके पास, और गुड्स के बदले आपको गुड्स को एक्सचेंज करना है। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, राइट, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स है। इसके कारण क्या हुआ? हम लोग के पास जितने भी प्रीशियस मेटल्स है, राइट, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, तो ये यूज में होने लगे एक ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड करने के लिए। इसके बाद में गोल्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या होता था? लोगों गोल्ड क्योंकि प्रीशियस होता था तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता था, तो गोल्ड जब ट्रांजैक्शन के लिए आता था, एक्सचेंज के लिए आता था, तो लोग उसको स्टोर करके अपने घर में रख लेते थे, राइट? तो इसके कारण इकोनॉमी से गोल्ड का फ्लो होना जो होता मार्केट से कम हो गया। तो फिर क्या करा? सोचा कि भाई हम लोग क्या करें, मेटलिक कॉइन्स का यूज करें, अलॉय कॉइन्स आने लग गए, ठीक है। मेटलिक कॉइन्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स हुए। मेटलिक कॉइन्स क्या होते थे? हैवी होते थे। अब अगर मुझे लॉन्ग टर्म मतलब मुझे ज्यादा दूरी पे जाना है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था इतने हैवी कॉइन्स को लेकर ट्रेड करना, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ बाद में, फिर एक और इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि पेपर कॉइन्स मतलब पेपर करेंसी लेकर आए, राइट। पेपर करेंसी क्या होता है? रिलेटिवली इससे क्या होते हैं? हल्के होते हैं, प्लस ये हम लोग ज्यादा दूर तक भी ले जा सकते हो, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट इसके भी ड्रॉबैक्स देखने को मिले कि भाई अगर पानी वानी चला गया, जलवल गया, तो कोई काम का नहीं रहा हमारा। इसके बाद कौन सी करेंसी लॉन्च की गई? प्लास्टिक करेंसी और प्लास्टिक कार्ड्स, मतलब बैंकिंग करेंसी का मार्केट में चलने लगा। डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स यूज करने लगे। जब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स आने लगे, इसका पता है क्या फॉर्म था? कि आपके पास ये होना जरूरी है, आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, और सामने पास वो कार्ड स्वाइप मशीन या कुछ ऐसा सोर्स जैसे ATM, जहां सर हम जाकर क्या कर सकें, ये पैसे निकाल सकें। तो इसकी जगह क्या सोचा? अब ये हर जगह मिलना डिफिकल्ट होने लगा, तो क्या करा? इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज, क्योंकि मोबाइल फोन तो आजकल हर किसी के पास होने लगा, तो जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस टाइप की करेंसीज लॉन्च, मतलब इस टाइप का मार्केट में चलाना है। इवन बैंकिंग सिस्टम भी क्या पे शिफ्ट हो गया। उन्होंने भी क्या करा? अब इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर सारे ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होने लगे। अब यहां तक तो क्या होता था, ये अभी तक चलते आ रहे थे, ये अभी हम सबको पता है कि यहां तक हुआ है। लेकिन ये जो है क्रिप्टो करेंसी, ये मार्केट में कुछ नई चीज है। अब सर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? तुम लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, बहुत पॉपुलर रहा है, ठीक है, रिसेंट कुछ टाइम में। तो बिटकॉइन होता क्या है? अभी तक मेरी बात समझना, अगर हम लोग रुपीज की बात करें, मान लो मेरे पास 1000 रुपए का कोई नोट है, ठीक है, ये 1000 रुपए का नोट, 1000 जोड़ो 500 का था तो बंद हो गया, ठीक है। अगर हम लोग पकड़ के 500 के दो नोट है, ठीक है, 500 के मेरे पास दो नोट है, न्यू करेंसी। अब अगर ये आज से 2 साल पहले भी रहेगी, तो उसकी जब मैंने लिए होंगे 2017 में लिए, तो उस टाइम पे भी इसकी डिनोमिनेशन क्या है? 500 है। अगर मैं इसको 2027 में भी देखूं, अगर होपफुली वापस डिमोनेटाइजेशन ना हो, ठीक है, तो 27 तक भी क्या होगा? इसकी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है वो 500 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू भी 500 ही रहेगी, ठीक है, ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। यहां तक सब चीज में वही होता रहा। तो लोगों को कुछ नया चाहिए था। अभी लोगों ने क्या कहा कि यार हमारी मनी की जो डिनोमिनेशन है वो तो सेम है, चेंज क्यों नहीं हो रही है? भाई फ्यूचर में जब महंगाई भी बढ़ रही है, भैया महंगाई बढ़ रही है ना, राइट। पहले आज से 5 साल पहले जो चीज हम 500 में खरीदते थे, क्या आज वही चीज 500 में आ रही है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसे उन्होंने बोला कि यार महंगाई बढ़ती जा रही है, बट मनी की वैल्यू तो उतनी की उतनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे मनी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? क्रिप्टो करेंसी लाएगी। हर कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करा है। इट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर से कोडिंग की जाती है, ठीक है, ये कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी होती है, और इसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे इंक्रीज होती है। जैसे एन एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, 2011 की अगर हम बात करें, तो 2011 में 1 बिटकॉइन इज BTC, राइट, 1 BTC इज इक्वल टू $1। आज अगर अपन देखें 21 में, तो ये इसकी एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ
$25,000 से वेरी करती है, यहां से लेकर $50,000 तक भी पहुंच गई है। ठीक है, अब सोचो कि इसकी जो $1 की कीमत थी वो 25,000 से 50,000 के बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती है। मतलब ये वैल्यू गिरती भी है और ये वैल्यू बढ़ती भी है। मैं तुमको डायरेक्ट 50,000 भी बता सकता था, बट 25 क्यों बताया? क्योंकि ये वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी बढ़ भी सकती है और कभी गिर भी सकती है। बट ये क्या होता है, इसका अगर प्लस पॉइंट देखें तो ये 500 आज है, 10 साल बाद भी 500 ही रहेंगे। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल जैसे 2011 और 21 की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत 50,000 तक पहुंच गई। तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, और मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज ही होती है। तो आपकी वैल्यू के अंदर भी इजाफा होता है। तो इस कारण से अभी रिसेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पे चल रहे हैं। हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करा, इसको लीगली एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ आप इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ बोला जा रहा है कि नियर फ्यूचर, जैसे अभी टेस्ला ने एक्सेप्ट कर लिया, नियर फ्यूचर बोल दिया जाए कि हो सकता है क्रिप्टो को हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज करें। तो ये चल रहा है, ठीक है, ये अभी तक हो चुकी है और ये फ्यूचर करेंसी अभी भी चल रही है और माइट बी पॉसिबल फ्यूचर के अंदर ये अच्छे से चले। तो दैट इज क्रिप्टो करेंसी। अभी हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था। बार्टर सिस्टम ये नींव है मनी का एवोल्यूशन की, सबसे पहली स्टेप ही बार्टर सिस्टम है। तो बार्टर सिस्टम अगर सबसे अच्छा होता तो कोई दूसरी चीजें आती ही नहीं। बार्टर सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स हुएंगे, जिस कारण से क्या हुआ, हम लोगों ने दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी को देखा। तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे पहला ड्रॉबैक या मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक की अपन बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम के अंदर देखो जैसे यहां पर बताया है कि यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना चाहिए। सॉरी देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की बात करें यहां पर। अब सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स यानी मान लो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आएगा भी यहां पर, फॉर एन एग्जांपल, ये जैसे एग्जांपल नोटिस करो, यहां पर ये व्यक्ति है, इसके पास क्या है, ये जूते सुधारने का काम करता है, ठीक है, कॉबलर है। और ये एक व्यक्ति है जिसके पास ग्रेन्स है, ठीक है। इसने क्या बोला कि मैं आपको जूते दे दूंगा, बट जूते के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, मुझको ग्रेन्स चाहिए। इस व्यक्ति ने क्या बोला, भाई साहब मुझे जूते चाहिए ही नहीं, मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे जूते के बदले क्या दो, आप क्लॉथ्स दो। तो फेल हो गया यहां पर। ये ट्रेड पॉसिबल कब होगी, जब इसके जूते के बदले ये इसको ग्रेन्स दे दे, ठीक है। दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी ये व्यक्ति प्लस ये व्यक्ति दोनों अपनी वॉन्ट्स को कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर फेल हो गया क्योंकि ये तो रेडी है लेकिन ये व्यक्ति इसको देने के लिए रेडी नहीं है। अब अगर इस व्यक्ति को इससे ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज के बदले जो इसको क्लॉथ्स दे सके, ठीक है। और जब ये क्लॉथ्स देगा तो क्लॉथ्स के बदले फिर इसके पास आके क्या लिखा है, वीट लेगा। तो ये वाली चीज क्या हो सकती है, मतलब जैसे ये वाला जो ये ट्रेड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब डबल कोइंसिडेंस वाले को फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता था। इस कारण से बार्टर सिस्टम जो था वो फेल देखने को मिला। जैसे यहां पर देखो, अगर भाई इस बुक्स के बदले इसको बनानास, ये ट्रेड अगर पॉसिबल होती, इसको सामने वाला ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो पॉसिबल है, और अगर नहीं मिला तो ये फेल हो जाती है। प्लस अब जैसे यहां पर कमोडिटीज को कमोडिटीज के बदले आप एक्सचेंज करते हो, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स तो एक है ही है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या एसेंशियल ड्रॉबैक भी बोल दो, फीचर भी बोल दो। बट इसके दूसरे ड्रॉबैक्स भी है कि आप स्टोर नहीं कर सकते। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, भाई 500 का नोट अगर मैं आज रखता हूं तो भाई 5 साल बाद भी वो 500 का नोट 500 रुपए का ही होगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर आज मेरे पास गाय है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गाय रख लेता हूं मैं, अगर मेरे पास आज कोई भी एक कमोडिटी है, 5 साल बाद क्या होगा उसकी वैल्यू, भाई गाय तो बछड़े से बड़ी हो जाएगी गाय। ऐसे ही अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो माइट भी पॉसिबल 5 साल बाद खराब हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये पेरिशेबल होता है, ठीक है, जिसको ज्यादा टाइम तक मैं स्टोर नहीं कर सकता हूं, या इसकी वैल्यू में भी चेंज हो जाए फ्यूचर में, या तो खराब भी हो जाए, या जो गाय जिस तरीके से आपने पहले देखी थी वो फ्यूचर तक आते आते बढ़ जाए। तो ये चीजें क्या होता है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे ड्रॉबैक्स भी थे। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए तो अप्रूव था, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हाँ आप कर सकते हो, लेकिन हर टाइम आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसके पास डबल कोइंसिडेंस हो जाए तो वो रेयर टू फाइंड होता था। इस कारण से बार्टर सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। और यही प्लस पॉइंट किसका रहा, मनी का। अब अगर मनी आया तो मनी के लिए जैसे मैं किसी के पास जाऊंगा कि भाई मुझे ग्रेन्स चाहिए, तो वो ग्रेन्स वाले को अगर वीट, जो ग्रेन है वीट लेना है मान लो, अगर उसको क्लॉथ्स भी चाहिए तो मैं उसको मनी दूंगा, वो मुझसे क्या लेगा, मुझे ग्रेन्स दे देगा, और वो उस मनी के बदले किसी क्लॉथ्स वाले के पास जाएगा, उसे मनी देगा और ट्रेड कर लेगा।
तो मनी ने ये फीचर बहुत अच्छे से करा कि यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाला जो फीचर था वो बहुत फीजिबल रहा, दोनों ने इजीली उसको क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर बात करते हैं जैसे हम कुछ भी चीज डे टू डे ट्रांजैक्शन में गुड्स लेना हो, सर्विसेज लेना हो, हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर देते हैं दोनों ही पार्टीज, ठीक है, दोनों ही पार्टी अग्री कर लेगी बाय और सेल करने के लिए, वो लोग मना नहीं करेंगे नहीं यार भाई हमको थोड़ी चाहिए मनी की, क्योंकि वैल्यू हर किसी के लिए। और हाँ एक चीज और क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल करो कि एक काऊ है और मेरे पास वीट है, तो मुझे काऊ की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वीट भी डिसाइड करना है। अगर वीट नहीं मुझे शूज है तो मुझे काऊ की वैल्यू शूज की टर्म में भी डिसाइड करना है, ठीक है। फिर शूज के साथ कोई और भी चीज हो तो मुझे हर, मान लो ये पेन ही है, तो हर एक प्रोडक्ट की मेरे को बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, कमोडिटीज के साथ उसकी वैल्यू डिसाइड करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। मनी ने क्या करा भाई, अगर काऊ की एक जो गाय है अगर उसकी हम लोग कीमत मान लो सर 50,000, तो हाँ आप इसकी कीमत डिफरेंटली सेट कर सकते हो। वीट है सर 5,000, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इट इज यहाँ पॉसिबल। दूसरे जब बार्टर सिस्टम चलता था तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सर काऊ की वीट के तौर पर अलग करना है, शूज के लिए भाई 2,000, तो मुझे पेन की कीमत 5 रुपीज, तो मुझे क्या करना है, हर चीज की अलग अलग वैल्यू डिसाइड करने में यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती और सबकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है जो मेजर की जाती है। बट यहाँ बार्टर सिस्टम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इस कारण से बार्टर सिस्टम फेल हुआ और मनी प्रिवेल हुआ, क्योंकि मनी ने ये वाला जो फीचर है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्लस आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, तो ये सारे फीचर कहां पर मिल गए हम लोग को, मनी में मिल गए, जिस कारण से मनी एज एन स्टैंडर्ड क्या हुआ, हम लोग यूज करने लगे। नाउ व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे जब हम लोगों ने इवोल्यूशन देखा तो उसके अंदर बार्टर से स्टार्ट होते हुए हम लोग क्रिप्टो तक गए, तो ये पूरा इवोल्यूशन हुआ कैसे कैसे मैंने। अब मॉडर्न फॉर्म्स में अपन लोगों ने जब देखा तो मॉडर्न फॉर्म्स में क्या क्या हमारे पास, अभी अगर रिसेंट देखें तो हम लोग के पास बैंकिंग मनी चल रही है, ठीक है, और बैंकिंग मनी के साथ साथ हम लोग जिसको बैंकिंग मनी बोल दूं या ई मनी में बोल दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसको मैं बोल सकता है, बैंकिंग मनी को मैं कार्ड्स यूज कर देता हूं प्लास्टिक कार्ड्स के तौर पे, और ई मनी ले आया। ई मनी के बाद फ्यूचर के अंदर तुम कहां पर अच्छा ई मनी बैंकिंग के साथ कार्ड्स प्लस आजकल बैंक्स चेक भी प्रोवाइड करते हैं। चेक अभी क्या होता है मैं तुमसे डिटेल में बताऊंगा। चेक्स भी हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो बैंक के तौर पे आपको कार्ड्स भी दिए बैंक ने, चेक्स भी दिए, प्लस ई मनी के तौर पे हम लोग जैसे पेटीएम वॉलेट हुआ, ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका पेटीएम वॉलेट, तो पेटीएम वॉलेट का तौर पे भी क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर यूज करने लगे। पेटीएम वॉलेट के साथ क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ पेटीएम वॉलेट्स के बाद क्या हो गया, अब हम लोग क्रिप्टो तक भी जा सकते हैं, तो ये क्या हो गई, ये हमारी मॉडर्न करेंसी बोल सकते हैं, राइट। अब मॉडर्न करेंसीज के अंदर इन्होंने क्या बताया, देखो पहले क्या होता था, जैसे हम लोगों ने अलग अलग फेजेस देखी, ये पहले का सीन है भाई, मुझे अगर ग्रेन्स चाहिए तो मुझे ग्रेन्स के बदले सामने वाले को कुछ देना पड़ेगा, बट अब क्या है, अब ग्रेन्स में मनी के बदले ट्रेड कर सकता हूं, सामने वाला मुझे इजीली मना नहीं करने वाला ना, तो ये मनी का सबसे एडेड एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल गया। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे देखा है कि अर्ली एजेस में कैटल्स, ग्रेन्स इनको यूज करते थे ट्रेड करने के लिए, बट अब ऐसा नहीं होता। अब अगर ये देखो, इसको तुम बहुत अच्छे से देखना, ये हम लोग ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी को देखते हैं, एंड इट इज व्हाट मॉडर्न और न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ट्रेडिशनल क्या है, देखो जब ये गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है, जब क्वींस रूल करते थे, किंग्स रूल करते थे, तो वो अपने अपने किंगडम के अंदर, अपनी अपने प्रिंसली स्टेट्स के अंदर वो अपने कॉइन्स चलाते थे, तो दिस वाज क्या, ये जैसे क्वीन विक्टोरिया का कॉइन है, तो ये चीज है, वो गोल्ड के कॉइन्स यूज करते थे, प्रीशियस मेटल्स के। ये और ओल्ड एज के टाइम पे जब क्या पर होते थे, यहाँ पर पत्थर के या अलग अलग अलॉयज के अलग अलग डिजाइन करके इसके ऊपर अलग अलग कुछ डिजाइन स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, उनके बेसिस पर उसकी क्या होती थी, वैल्यू डिसाइड होती थी। ये इसको कौड़ी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत तुम लोगों ने सुना, दो कौड़ी का भी नहीं है, मतलब क्या होता है, ये हिंदी मुहावरे हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि फूटी कौड़ी बोलते हैं, मैं इस काम के तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूं, तो क्यों फूटी कौड़ी, तो ये सब अलग अलग, जैसे ये कौड़ियां होती है, इसमें अलग, इसकी सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती है, राइट। तो ये क्या होता था, ये ट्रेड होने लगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टोन्स आते लगे, ये पुराने जमाने में, ठीक है, इट वाज ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज इन द न्यू ट्रेड या मॉडर्न एरा में क्या हुआ, ये हमारे सारे करेंसी नोट्स एज वेल एज
कॉइन्स आए, ठीक है, ये हम लोग मॉडर्न फॉर्म में यूज करें। मैंने पेटीएम का तुमको सबसे एग्जैक्ट एग्जांपल दिया, ठीक है, ये पेटीएम वॉलेट। इवन देखो बिटकॉइंस को हम लोगों ने क्यों बोला, ये कोड किया जाता है, ठीक है, इट इज कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी। इसकी बकायदा ये बाइनरी लैंग्वेज तुम लोग को कंप्यूटर में पता होगा 0 1, तो ये बाइनरी लैंग्वेज के साथ प्रॉपरली इसकी कोडिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोड, राइट, इसकी प्रॉपर माइनिंग होती है। तो ये होने के बाद एक क्या होता है, इसीलिए बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसकी ट्रेड की जाती है। तो ये कंट्रीज ने इसको लीगली एक्सेप्ट नहीं करा है क्या, हाँ, जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट ने बोले, तो यहाँ पर हर आप नोट पे देखो तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बकायदा है सब, यहाँ पर ऊपर फोटो पे देखेंगे आगे, ये जैसे यहाँ लिखा ना, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहां पर स्टैंप वो लिख के देते कि हाँ भाई ये लीगली अप्रूव किया गया। इसके ऊपर किसी ने लीगली इसको अप्रूव नहीं किया है, इसीलिए ट्रेंड में नहीं है, राइट। ये हो गई हम लोग की कैसे ट्रेडिशनल एज कंपेयर टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज करेंसी, करेंसी इस पेपर के फॉर्मेट में भी है और कॉइन्स के फॉर्मेट में भी है। हर कंट्री की अपनी अलग सेपरेट करेंसी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग के इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग के पास रुपीस है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, डॉलर को एज ए करेंसी यूज करते हैं, ठीक है। चाइना में जाएं तो लोग येन, ऐसे अलग अलग कंट्रीज वाले अलग अलग क्या करते हैं, अपनी करेंसीज को यूज करते हैं। और वो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो उसको अप्रूव करती है, सबसे पहली बात। अब गवर्नमेंट के साथ जैसे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऐसे हर कंट्री के अंदर अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है और एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल में। जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अप्रूव करता है करेंसीज को कि हाँ ये भैया हमारी लीगल टेंडर मनी है। नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी क्या होता है, यहां पर इन मनी को आप एज ए लीगली एक्सेप्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। हर किसी चीज को गवर्नमेंट मनी नहीं बोलती है कि ये भी मनी। अगर आज जैसे कॉइन, मैं तुमको नोट दिखाता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, जैसे ये तुम्हारा आरबीआई है, ठीक है, इस आरबीआई ने क्या करा, आज अगर 500 का नोट है तो 500 के नोट पे सब बकायदा लिख के रखते हैं कि भैया मैं जो भी बियरर है उसको 500 रुपए देने का वादा करता हूँ, गवर्नर का नीचे सिग्नेचर होता है। तो ये आरबीआई अप्रूव है। अगर आरबीआई ने आज मेरी घड़ी के ऊपर, ठीक है, मेरी वॉच है और इस वॉच के ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने साइन करके लिख दिया कि इसकी वैल्यू 500 और आप उसको ऐसा 500 ट्रेड कर सकते हो, तो ये लीगल टेंडर हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट ने उसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया, उस पर गवर्नर के सिग्नेचर मिल गए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्लस जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भी मैंने तुम लोग को मन दिखाया था, ये किसके बिहाफ पे, अभी अपन लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे क्या करता है, करेंसीज प्रिंट करता है। अब इससे दोनों में डिफरेंस होता है। देखो हमारे इंडिया में कुछ करेंसी नोट्स भी है एज वेल एज करेंसी कॉइन्स भी है। अब तुम लोगों को ये बताना है मुझे कि सर जो नोट्स होते हैं वो कौन प्रिंट करता है और जो कॉइन्स होते हैं वो कौन छापता है। ये तुम लोग के लिए फॉर योर नॉलेज में बता देता हूं कि नोट्स जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होते हैं और इसका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होता है, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं और इशू किए जाते हैं। तो ये तुम लोगों को बताना है कमेंट्स के अंदर कि सर ये कैसे सीन होता है। आगे चलते हैं। नाउ डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब बैंक्स क्या होता है, हम लोग को बैंक पता है। देखो दो प्रकार के बैंक होता है, मैं तुम लोग को बैंकिंग सिस्टम के बारे में बता दूं। ये बैंक हम लोगों ने देखा, एक होता है सेंट्रल बैंक और दूसरे होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोगों ने जब देखा तो इट इज आरबीआई। ये एक कंट्री का एपेक्स या इंपॉर्टेंट बैंक होता है आरबीआई, ठीक है। ये सारे कंट्री के फंक्शंस, मॉनेटरी फंक्शंस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारा क्या करता है, काम करता है। और कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, जो जनरली हम लोग बैंक्स देखते हैं, जैसे हम लोग एसबीआई को देख लें, ठीक है, पीएनबी को देख लें, तो ये क्या है एक्सेट्रा। याद रखना ये देयर आर एन नंबर्स ऑफ बैंक, बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं कमर्शियल, लेकिन सेंट्रल बैंक सिर्फ आरबीआई ही है। इन सभी बैंक्स को सुपरवाइज करने का काम भी किसका होता है, आरबीआई का होता है। अब ये कमर्शियल बैंक्स करते क्या है, देखो एक्चुअल में करते क्या है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि पीपल डिपॉजिट्स मनी विद दीज बैंक्स। हम लोग क्या करते हैं, इन बैंक्स के अंदर अपना पैसे डिपॉजिट करते हैं बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन देयर, मेरे अपने नाम पे मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना एक बैंक अकाउंट, सही फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई लेता हूं तो एसबीआई के अंदर भाई मेरा नाम आदेश है, तो मैंने क्या करा, आदेश के नाम से क्या करा, बैंक अकाउंट ओपन करा। इसमें मैंने अपनी अपनी डिटेल्स दी और इसके अंदर अब मैं मेरी मनी को क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ और अलग अलग जो भी मेरे को बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना है वो यहाँ पर रखता हूँ।
अब सर अगर एक बात बताएं, बैंक क्या करते हैं, अगर हम लोग बैंक्स की बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल एसबीआई को ट्रीट कर लेते हैं। अब बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, जैसे मैंने भाई आदेश ने क्या करा, आदेश के पास मनी थी तो इसने क्या करा, अपनी मनी किसके पास रखा, ये चलो इधर एसबीआई के पास चलते हैं, इसने एसबीआई को दिया। अब ऐसे बहुत सारे, मैंने मेरी मनी, मेरे पास ही मनी आई, मैंने मेरी मनी से फॉर एग्जांपल मेरे पास बोला कि सर 10,000 रुपीज है ना, तो मैंने 10,000 रुपीज क्या करा, इसको दिया एसबीआई को। एसबीआई ने मुझे बोला कि सर इसके बिहाफ पे हम आपको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे पैसे डिपॉजिट करता हूँ, ऑब्वियसली बात है मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उन्होंने बोला कि सर एट द रेट 5% हम लोग आपको क्या कर देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरा तो काम अच्छा ना भाई, 10,000 के 500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे साल भर के, जो भी टेन्योर उन्होंने बोला। तो मैंने अपनी मनी भी क्या हो रही है, मेरी भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे वैल्यू बढ़ रही है, तो मैंने क्या करा, एसबीआई से इजीली यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया। जैसे ये दीज आर, जिसके पास पैसे होते हैं इकोनॉमी में, दे आर सेवर्स, ठीक है, इनको मैं सेवर्स बोलता हूं। प्लस दे आर ऑल्सो नोन एज सरप्लस सेक्शन, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, सरप्लस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्लस अब ये एसबीआई क्या करेगा, चार डालेगा क्या मेरे पैसों का, नहीं, अब ये एसबीआई क्या करता है, इसके पास एसबीआई का एक सिस्टम है, मतलब एसबीआई इन द सेंस जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सब, वो क्या करेंगे, अपने ये जो पैसे हैं इस पैसे में से कुछ पैसे अपने पास इन फॉर्म ऑफ रिजर्व रख लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स होते हैं, राइट। अब उन लोगों को कभी अगर जरूरत हो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, विड्रॉ करने के लिए पैसे की जरूरत हो, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पास कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रख लेंगे, और बाकी आरबीआई क्या करेगा, लोन के तौर पे चला देगा। लोन पे चलाने से क्या होगा, अब जरा देखो पूरी बैंकिंग प्रोसीजर समझते हैं अपन लोग कि बैंक्स कैसे काम करती है। ये डिमांड डिपॉजिट अभी टॉपिक आएगा, मैं बकायदा आराम से समझाऊंगा, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने रखा हमारा एसबीआई, ठीक है, क्या कोई भी कमर्शियल बैंक्स, ये एक सेक्शन जिसको हम लोगों ने आदेश रखा था, ये जो इकोनॉमी में कौन है, ही इज दी सेवर, और इसको आपने क्या बोला था, ये जिसके पास सरप्लस है इकोनॉमी में फंड्स का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आदेश ने अपने फंड्स एसबीआई के पास रखे, एसबीआई ने बोला कि इसके बदले हम आपको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। ये अपना सरप्लस फंड जिसने पार करा और इसके बदले पे इसने इसको इंटरेस्ट चुका दिया। नाउ व्हाट हैपन, ऐसे ही कुछ इकोनॉमी के अंदर जैसे आदेश है, एक सैंपल पर लिखते हैं सैम करके एक पर्सन है, तो ये सैम क्या होगा, इसको फाइनेंस की जरूरत थी, इसको फंड्स की जरूरत थी, तो ये किसके पास गया, ये गया एसबीआई के पास कि सर आई नीड फंड्स, प्लीज प्रोवाइड मी सम फंड्स। इसने क्या करा, अपने कुछ, अब ऐसी थोड़ी हर किसी को मंजन में देगी क्या, ये फोकट में देने वाली है बैंक, भाई इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करते हैं ये लोग, उसको पहले चेक करते हैं कि हाँ क्या ये पर्सन सच में जेन्युइन है, इसे लोन दिया जा सकता है, विल ही एबल टू रीपे द फंड्स, तो उसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, इसको फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बैंक्स के नॉर्म है उसके हिसाब से। यहां पर अगर इसको फ्री में फंड्स देंगे क्या हम लोग, नहीं, अगर इसको सेवर बोला या सरप्लस बोला तो ही वॉज द नीडी, ठीक है, इसको जरूरत ही पैसे की, इसको हम लोग डेफिसिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो सेगमेंट हो गया जो डेफिसिट सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। इस व्यक्ति ने क्या करा, इस फंड्स लिए बैंक से, और इसके बदले यहां पर इसने फंड्स लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन इसने से पैसा लिया, और अब क्या करेगा, ये इसको इंटरेस्ट चुकाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इंटरेस्ट चुकाएगा। अब उस इंटरेस्ट से क्या होगा, देखो बैंक सर कैसे कमाती है, तो वो सीन देखो यहाँ पर। इसने फॉर एन एग्जाम्पल, जब आदेश ने अपने 10,000 रुपीज, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 10,000 रुपीज यहाँ गए, 10,000 रुपीज यहाँ पर बोला, और उन्होंने बोला कि एट द रेट 5% आपको क्या मिल जाएगा, आपके पैसों पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सर यहाँ काम हो गया, ये आया बोले सर मेरे को 10,000 की जरूरत थी, तो इसने क्या करा, 10,000 रुपए इसे सैम को लोन पे दे दिए, और इस सैम को बोला कि भाई तेको मुझे बैंक को, मतलब तेको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 15%। तुझे जरूरत है पैसे की, मैं तुझे पैसे प्रोवाइड कर रहा हूं, तुझे 15% चुकाना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस थे रेट्स में 5% और ये 15%, इन दोनों के जो रेट्स के डिफरेंस थे, ये किसकी कमाई हो गई, बैंक की। क्यों, क्योंकि सर इस 15% में से 5% इसने इसको दे दिया
और 10% से क्या कर रहा, अपना पैसा कमा लिया। तो ये इस सिस्टम के थ्रू बैंक से करती है, अपना पैसा कमाती है। और बैंक के अंदर मैंने रिजर्व का भी सिस्टम बताया कि ये 10,000 है ना, ये तो एक इंडिविजुअल सेवर की बात करी आदेश, ऐसे बहुत सारे सरप्लस सेक्शन होते इकोनॉमी में, तो उन सब में से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ये कौन, आरबीआई ही इनको गाइड करती है कि इतना पैसा आप क्या कर लो, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रख लो। कुछ अगर जनरल परसेंट देखें तो कभी कभार ये आरबीआई रेंज करती है फ्रॉम 10% टू 15% और मिनिमम 5% का भी, मतलब डिपेंड करता है इकोनॉमी में कैसे सिचुएशन आ रही है। तो इन परसेंट के बेसिस पे क्या करती है आरबीआई, बोलती है कि अब जैसे 10% तो 10,000 का 10%, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए क्या करेगी बैंक्स अपने पास रखेगी और बचे हुए 9,000 क्या करेगी, वो लेंड कर देगी इकोनॉमी के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, देखो जो भी सिस्टम था उस तरीके से इकोनॉमी में बैंक्स मनी क्रिएट करती है और इस तरीके से प्रोसेस चलती है, बैंक इस तरीके से पैसा कमाती है ना। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट से ना जब मैं डिमांड करने जाऊंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में जो, मेरे सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं वो मुझे वापस दे देंगे, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। इसको चेकेबल डिपॉजिट भी बोला जाता है। चेकेबल डिपॉजिट क्यों, क्योंकि मैं किसी को चेक ड्रॉ करूंगा और वो मुझे क्या कर देगा, उसके बिहाफ पे पे कर देगा। अब चेक कैसे होता है, देखो चेकेबल डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, दिस इज दी एक स्पेसिमेन ऑफ चेक। अब चेक कैसे होता है, यहाँ पर बकायदा बैंक का नाम है, किस बैंक का चेक है, ठीक है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अकाउंट में मुझे पे करना है ये उसका नेम हो गया, जितने रुपीस मुझे सामने वाले के अकाउंट में पे करना है ये उसके रुपीस, जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस अकाउंट का यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर उस अकाउंट, यहाँ पर इन रुपीस के अंदर वो लिखा जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगी, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलरली जिस डेट को मैं वो चेक डालने वाला है, क्लियर होने वाला है, उस डेट का मैं चेक दूंगा। अब यहां पर देखना, दिस इज नोन एज, ये जो नंबर होता है ये चेक नंबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बैंक में जो लिखा था ना स्टेटमेंट में, वो ये चेक नंबर ये वाला लिखा आता है। प्लस ये होता है MICR कोड। MICR कोड मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एक यूनिक कोड होता है, ठीक है। इस यूनिक कोड से बैंक आइडेंटिफाई करती है कि ये जो चेक है वो पर्टिकुलर किस अकाउंट में है, किसका होगा, इस चेक पे क्या डिटेल्स होने वाले हैं। तो ये कंप्यूटराइज फॉर्मेट से क्या होता है, पूरी प्रोसेस होता है। अब एक चीज नोटिस करना, अगर इस चेक होता क्या, ये एक ऐसा पेपर है, इसको पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पर बैंक का नाम क्यों लिखा है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा है। अगर आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता और वो बोलता तो तुम इसे लीगल टेंडर मनी यूज कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है क्या, नहीं। ये तो हमको बिल्कुल ICICI बैंक पे भरोसा है या जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस पर हमको भरोसा है कि यार नहीं यार ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारे जो व्यक्ति है, जैसे से फॉर एग्जांपल ये क्या है, अंकित तिवारी, राइट, तो ये अंकित तिवारी जी जो भी पर्सन है, और ये जिसका मान ले यहाँ पर मुकेश नाम हो इसका, तो ये मुकेश जो व्यक्ति है इसके अकाउंट से पैसे निकल के किसके अकाउंट में जाएंगे, मुकेश के अकाउंट से पैसे निकल के अंकित तिवारी इस अकाउंट से पैसे निकल के इस अकाउंट में जाने वाले। तो ये इस अकाउंट वाले को भी भरोसा है बैंक पे, प्लस इस अकाउंट वाले को भी भरोसा है, तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, यहां से पैसे कट के इस अकाउंट में चले जाएंगे। दिस इज हाउ चेक वर्क्स। और यहां तो अकाउंट टू अकाउंट है, अगर मैं बैंक में जाऊंगा और यहां पर देखो, ये चीज हमेशा नोट करना, यहां पर इस साइड देखना, यहां पर नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं, इस कॉर्नर में क्या है, कुछ भी अगर लाइन नहीं है तो मैं बैंक के पास चेक जाऊंगा और चेक के बदले बैंक मुझे पैसे दे सकता है, राइट। मैं अगर हार्ड कैश विड्रॉ करना चाहता हूं, मैं चेक दूंगा और उसके बदले हार्ड कैश ले लूंगा। लेकिन अगर यहां पर इस तरीके से दो लाइन या अकाउंट पे ऐसा कुछ लिखा गया, तो ये क्या होगा, सिर्फ डायरेक्ट इस व्यक्ति के अकाउंट से निकल के इस व्यक्ति के अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स होना चाहिए, तुम लोग छोटे हो, तुम लोग को पता होना चाहिए किस तरीके से चेक ड्रॉ करना है, मिस्टेक्स नहीं करना। तो ये इस तरीके से क्या होता है, चेक वर्क करता है, बैंक के अंदर पैसे जो है वो एक अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में जाते हैं। नाउ लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, मैंने तुम लोगों को बैंकिंग सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा है, तुम लोगों को सिखाया है कि बैंक किस तरीके से वहां पर क्या होता है, एक्टिविटीज परफॉर्म करती है क्रेडिट पे। अब देखो ये क्या होता है, बैंक जैसे मैंने बताया था ना, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश, वो अपने पास कुछ रखती हैं और बाकी का पैसा क्या कर देती है, लैंड कर देती है लोन के लिए, और वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद क्या हो जाता है, वो उसे रीपे करना रहता है। तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, अपना पैसा कमाती है और अपना सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे सरप्लस मनी और रिक्वायर मनी, इसको लेंडर बोला, इसको बोरोवर बोला, और इस तरीके से बैंक क्या करती है, अपना वर्किंग करती है। नाउ व्हाट सोर्सेज ऑफ द इनकम्स ऑफ बैंक, सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम तुम लोग को पता है ना, कि जो रेट, दोनों के रेट के अंदर जो बोरोवर और लेंडिंग रेट है उनके बीच में जो डिफरेंस रेट होगा उस पर जो कमाई हुई थी, जैसे अपने एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ था, 15% इस साइड पे था और
सॉरी, इस साइड पे 5% था और इस साइड पे 15% था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रेट हुआ 10%। तो ये क्या हो गया, ये कमाई हो गई, क्योंकि ये जिसके पास जो पैसे डिपॉजिट करने आ रहा है उसको बैंक ने बोला 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो पैसे लोन पे लेने जा रहा है उसको बोला 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था ये क्या हो गई, बैंक की कमाई हो गई। प्लस ये तो एक, दिस इज द सिंगल source of income of the bank, right? There are n numbers of different sources of incomes are also there. For an example, if bank issue ATM card, right? Now ATM card issue करने के लिए बैंक क्या करती है, आपसे सर्विस चार्ज कट करती है। प्लस इफ बैंक इश्यूज यू चेकबुक, तो चेकबुक इशू करने के क्या करती है, बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेती है। प्लस इफ बैंक आपसे नेट बैंकिंग देती है, तो नेट बैंकिंग के क्या करती है, बैंक आपसे कुछ चार्ज करती है। तो देयर आर एंड इवन लॉकर फैसिलिटीज, पता है हम लोग को सेफ्टी लॉकर्स होते हैं, तो जो सेफ्टी लॉकर्स के अंदर हम लोग वहां पर बैंक के पास रखते हैं, तो उसको यूज करने के या उसको एक्सेस करने के लिए बैंक हमसे चार्जेस काटती है, सर्विस चार्ज। तो इन अलग अलग फॉर्म से भी बैंक क्या करती है, हमसे पैसा अर्न करती है। नाउ डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब सिंपल सा लोन, और इसका अगर हिंदी में बोलूं तो इट इज उधार। ठीक है, उधार पे मैंने जब किसी को पैसा दिया है एक टर्म पे कि भाई ये पैसे, एक व्यक्ति है जो हम लोगों ने सरप्लस और डेफिसिट, तो एक व्यक्ति बोरोवर है, एक व्यक्ति लेंडर है, तो लेंडर ने बोरोवर को पैसे दिए एक पर्टिकुलर डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, और उस पे क्या होगा, वो व्यक्ति विथ इंटरेस्ट उसको क्या करेगा, वो पैसा चुका देगा। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चलता जाएगा। नाउ यहां पर उन्होंने बताया कि सिचुएशन नंबर 1 ऑफ क्रेडिट समटाइम्स अच्छा भी होता है और समटाइम्स ये बुरा भी हो जाता है। अब सर कभी अच्छा होता है कभी बुरा हो जाता है, जरा समझो। पहली सिचुएशन अपन पढ़ते हैं रूरल एरिया की। रूरल एरियाज में जनरली क्या होता है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब उन लोग को सीड्स लेना है, फर्टिलाइजर्स लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स और XYZ बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं। मान लो मुझे लैंड परचेस करना है तो आई नीड फंड्स, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट पे फंड्स लूंगा। प्लस हो सकता है मुझे सीड्स या फर्टिलाइजर्स खरीदना है या कुछ न्यू इक्विपमेंट्स करना है, मॉडर्न अपग्रेड करना है, ठीक है, तो मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, फंड्स लूंगा और उसको अपनी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है, फार्मिंग एक्टिविटीज, उसमें लगाऊंगा और अपना काम करूंगा। समटाइम्स क्या होता है, एक टाइम पे मैंने पैसे लिए, मेरी फार्मिंग अच्छी हुई, मेरी ऑपरेशंस अच्छी चली और मैंने पैसा जनरेट करा, और एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद क्या करूंगा, उनको से फॉर एग्जांपल मैंने अगर जैसे पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए पैसा लिया तो जनरली रेंज करता है 6 मंथ से अप टू 1 ईयर। ठीक है, इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए ही लिया जाता है पैसा, तो इतने टाइम में मैं क्या करूंगा, उनको रीपे कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर मैं टाइम पे नहीं कर पाई, इस केस में क्या बताया कि मैंने अपनी जो, जिसे उन्होंने कहता है स्ट्रेच फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स का जो भी टाइम लैग रहता है अप टू 1 ईयर तक बकायदा स्ट्रेच करता है। तो उस बीच में मैं क्या करूंगा, इनको पेमेंट कर दूंगा जब से मेरा हार्वेस्टिंग सोइंग का जो फेज रहता है, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का ड्यूरेशन होगा। जैसे हार्वेस्ट होगा मैं क्या करूंगा, उसके पैसे आएंगे और मैं उसको सामने वाले को उसके पैसे पे कर दूंगा। बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स, मान लो क्रॉप फेलियर हो गया। नाउ व्हाट इज सर क्रॉप फेलियर? क्रॉप फेलियर मतलब भाई मैंने 10,000 रुपए की इसमें मान लो क्रॉप्स लगाई थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने 10,000 काय पे लिए थे सर, मैंने लोन पे लिए थे, ठीक है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 10,000 रुपीज की क्रॉप से मैं मार्केट में सेल करूंगा तो ये मुझे 30,000 रुपीज देकर जाएगी। ठीक है, तो 30,000 रुपीज में से मैं क्या करूंगा, सामने वाले को 10,000 रुपीज प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो पे करके कम से कम नहीं करके 15,000 रुपए तो मैं कमा ही लूंगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये मेरी जो क्रॉप है ये फेल हो गई, ठीक है, फेल हो गई यानी सड़ गई, खराब हो गई। ठीक है, अब अगर ये सड़ गई, खराब हो गई तो उसके इसमें क्या होगा, जो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था 30,000, उसकी जगह हो सकता है मुझे 1,000 रुपए का मतलब 10,000 ही मिले, समटाइम्स ये भी हो सकता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10,000 जिससे लिए थे उस व्यक्ति को पूरे 10,000 दे दिए, उसको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया। अब क्या होगा, चल भाई ठीक है, उससे फिर कोई लोन लूंगा किसी दूसरे व्यक्ति से इसको इंटरेस्ट पे करने के लिए और मेरी एक्टिविटीज चला पाऊंगा। अब अगर 10,000 की जगह ये सोचो इफ 5,000 ही आए तो क्या होगा, ये व्यक्ति जिसने मेरे को 10,000 का लोन दिया था तो आ जाएगा ना भैया कि भाई मेरे को पैसे दे, उसको लेना देना है क्या कि आपकी क्रॉप फेल हुई है, क्या आपका क्रॉप, उसने तो आपको लोन दिया है, ये बोलेगा भाई मेरे पैसे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 5,000 जो इधर से आए वो इसको दोगे प्लस 5,000 रुपए और जितना इंटरेस्ट उसको पे करना था, से फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज, तो 6,000 का लोन कहीं और से लोगे,
फिर ये लोन लेके क्या करोगे, इसको पे करोगे, और मतलब आपने एक लोन को पे करने के लिए दूसरी जगह से फिर लोन लिया, फिर क्या होगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी, और इस केस के अंदर डेट के ट्रैप के अंदर वो व्यक्ति फंसता जाएगा। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। इसी कारण तुम क्या देखते हो, जनरली किसान क्या होता है जब क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्योंकि बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, देखो जो हमारी क्रॉप होती है, ये जो एग्रीकल्चर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, प्लस मॉनसून यानी रेनफॉल कैसा हुआ। अब अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ, सीजन ढंग से नहीं आए, अभी भाई कभी कभार मतलब हम लोग को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेन चाहिए रहती है एक अच्छी फार्मिंग के लिए, अगर उतनी रेनफॉल नहीं मिला, अगर ज्यादा रेनफॉल भी हो गई तो भी आपकी जो क्रॉप्स है वो फेल हो गई, ठीक है। या फिर इन एडिशन टू दैट अगर पानी की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, एडिक्वेट वाटर नहीं मिला, तो भी आपकी क्रॉप्स क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मार्केट के अंदर आपके पास कभी जैसे वेयर हाउसिंग की प्रॉपर सर्विस नहीं मिली, स्टोर नहीं कर पाए, खराब हो गई, तो भी क्या हो सकता है, आपकी क्रॉप्स की जितने आप एक्सपेक्ट करते हो उतने पैसे नहीं मिलेंगे। इस कारण से आपको क्या होगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा, और उन केसेस में जब आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, किसी और से लोन मतलब वापस लोन लोगे उसको रीपे करने के लिए। तो किसान क्या होता जाएगा, डेट के ट्रैप में, एक डेट साइकिल के अंदर फंसता जाएगा, और ये उसके लिए क्या करा जाएगा, एक खराब सिचुएशन हो जाएगी किसान के लिए, ठीक है। जनरली किसान के साथ साथ बहुत भी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, अगर किसान ने एक एग्जाम्पल लिया, राइट, ये इस सेगमेंट मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर में देखें तो ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत दूसरे सेगमेंट जो लोग लोन पे वर्क करते हैं वहां पर भी ये चीज कॉमनली देखने को मिल जाती है। नाउ व्हाट आर दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्या क्या बेसिक स्पेसिफिक टर्म्स हमको देखना मिलता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट। नाउ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जिस रेट पे, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे मैं बता रहा था, मैंने 10,000 का लोन लिया, तो 10,000 का लोन जो है दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और इसके ऊपर जो मुझे एडिशन में इंटरेस्ट पे करना है, से फॉर एग्जांपल 10% पर एनम मतलब एक साल के अंदर मुझे 10% चुकाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 1,000 रुपीज। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो गई, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये मुझे देना है, आप सामने वाले को 10,000 के बदले मुझे आई हैव टू पे 11,000 रुपीज। तो ये हुआ इंटरेस्ट रेट जो एडिशनली इस पे चार्ज किया, एंड दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ लेंडर्स क्या करते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई, मैंने तुमको बताया था एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सी फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मतलब दो लोग भी, हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे। सी फॉर एग्जांपल फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, ठीक है, ये तो क्या देखेगा, ये कुछ नहीं देखेगा, ये तो इजीली मुझे लोन दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि हु आई एम, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं किसी बैंक के पास गया, ठीक है, कि यार मुझे लोन दो, तो बैंक क्या देखेगा, बोलेगा भैया आप कितने पैसे कमाते हो, क्या आप ऑन टाइम मुझे रीपे कर पाओगे, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही है ना, क्या आप मुझे ऑन टाइम रीपे कर पाओगे, सबसे पहला पॉइंट उसके माइंड में यही आता है। तो इसके बेसिस पे कहता है सर एक काम करो, या तो आप आपका इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं है आपके पास तो आप एक काम करो, आप कोई इनकम टैक्स फाइल करते होंगे, उसकी डिटेल्स दिखाओ मुझको, ठीक है, आपकी पैन कार्ड बताओ, मतलब जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते होंगे वो चेक करते हैं। ये नहीं हो, अगर आपके ऐसे कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे सर एक काम करो, आप कुछ कोलेटरल रखो। कोलेटरल मतलब कुछ मॉर्गेज रखो, कुछ चीज गिरवी रखो। गिरवी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रख सकते हो, कोई एसेट रख सकते हो, ठीक है, कोई भी एसेट रख सकते हो आप, उसको जमीन का कागज रख सकते हो। जनरल देखते हैं ना बाइक, आपने तो बाइक के कागज रखना पड़ता है, कार के कागज रखना पड़ता है, तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है आपको वो रखना पड़ेगा। और उसके बिहाफ पे क्या होता है, आपको लोन अश्योर, मतलब आपको वो पर्टिकुलर सम अश्योर किया जाता है और लोन ग्रांट किया जाता है। तो एक चीज तो होती है, लेंडर्स आपसे कोलेटरल का भी डिमांड कर सकते हैं ना। आगे अगर मूव करें तो कोलेटरल के बारे में क्या होता है, ये चीज हमको, जैसे घर रख, भाई मुझे अगर लोन लेना है तो मैं अपना घर रखूंगा, और घर के बदले सामने वाला मुझे क्या देगा, लोन पे कर मतलब देगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मुझे सामने वाले ने पैसा दिया, मैंने अपना घर या अपनी एसेट उसके पास गिरवी रखी, अगर मैं सामने वाले का लोन, अगर इफ आई एम अनेबल टू रीपे द फंड, मैं अगर उसको पैसा नहीं दे पाया, तो वो क्या करेगा, ही हैव प्रॉपर राइट टू सेल माई एसेट एंड रिकवर द बैलेंस अमाउंट। जो भी पैसा मुझे उसको पे करना है, बैलेंस अमाउंट जितने का भी बचा हो, वो उसकी बिल्कुल पूरी उसकी
मतलब अथॉरिटी रहती है कि वो घर बेच के या जो भी मेरी एसेट है उसको सेल ऑफ करके अपना फंड बिल्कुल मतलब जो भी उसको चाहिए उसका फंड वो वापस ले सकती है। तो ये एक कोलेटरल के अंदर बैंक्स इस स्टेप पे क्या हो जाती है, अश्योर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब अगर वो सामने वाला पैसा नहीं भी देता है तो उसकी एसेट हमारे पास रखी है। तो ये एक चीज देखने को मिला। देखो जैसे मैं बताया था ना, इफ बोरोवर्स फेल टू रीपे दी लोन, तो उनके पास राइट टू सेल दी एसेट और दी कोलेटरल ऑब्टेन फॉर दी रीपेमेंट। बकायदा मैं कोलेटरल उनको दे सकता हूं, ठीक है। जो भी लैंड है, जो भी मेरे पास उन्होंने मेरे को जमीन रखी या XYZ कोलेटरल के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिए, सारी चीज को लोग क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट करने के लिए रख सकते हैं अपने पास और उसको सेल कर सकते हैं। नाउ मैंने तुमको बताया था, देखो एक तो लोन के लिए मैंने तुमको मेरा फ्रेंड और रिलेटिव का नाम लिया है ना, तो ये अपना रखा एक फ्रेंड रिलेटिव, या फिर मैंने दूसरा नाम रखा था बैंक का, ठीक है। अब जरा देखो, ये भी एक सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मैं इससे भी क्रेडिट ले सकता हूं, और एक ये भी सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मैं इससे भी क्रेडिट ले सकता हूं। अब अगर फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई मनी लेंडर है, कोई बिजनेस मर्चेंट है, ठीक है, कोई ट्रेडर है, मैं किसी से भी पैसे लोन पे तौर पे अगर लूंगा तो इसको बोला जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर। जो बता रहा हूं फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनसे लोन लिया तो ये हो जाएगा मेरा इनफॉर्मल सेक्टर। वेयर इज अगर किसी बैंक के पास, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास गया मैं, है ना, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये भी कुछ होते हैं, बताऊंगा आगे क्या होता है। तो इनसे अगर लोन लिया तो ये सेगमेंट कौन सा आ जाता है, इसको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर। दिस इज व्हाट, इसको बोलूंगा मैं फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो देखो, और दोनों में से बेटर कौन से है। हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी, मतलब अब तो क्या हो गया है, अब तो हम लोग फॉर्मल पे बहुत अच्छा है शिफ्ट हो चुके हैं, बट एक सेगमेंट ऐसा भी है, अगर हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो वहां पर 90 से 95% जितना भी लोन होता था वो कौन से सोर्स पे होता था, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे होता था। क्यों? क्योंकि ये लोग आपसे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, जानता है कोई लीगल आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका मेन काम पैसा कमाना, मतलब मुझे तो हेल्प कर रहे हैं ना, या हो सकता है कुछ मनी लेंडर से जिनका पैसा ही लोन देके पैसा कमाना है, तो बात अलग है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने फंड दिया तो ये बहुत लीगल जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैन कार्ड देखेंगे, आपका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, टैक्स का देखेंगे, तो ये इतनी सारी चीजें नहीं देखते हैं। समटाइम्स ये विदाउट कोलेटरल भी क्या करते हैं, आपको लोन दे देते हैं। कोलेटरल मतलब जो एसेट आपने मॉर्गेज के लिए रखी है, बिना उसके भी आपको लोन दे देते हैं। बहुत सारा पेपर वर्क यहां नहीं करना पड़ता है, बट इसके लिए क्या करते हैं, दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ जैसे ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये व्यक्ति को जो सिर्फ एलिजिबल होगा उसी व्यक्ति को क्या करेंगे, लोग देंगे लोन, लेकिन ये एलिजिबल आदमी को भी लोन पे पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज इसका है, और ये आधी रात को भी पैसे दे देते हैं। इन लोगों का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है, कि इस सिस्टम के थ्रू एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है, उसके सबको थ्रू टाइम, मतलब उसको प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ता है, और उसके बाद आपको क्या होता है, लोन सैंक्शन किया जाता है, अमाउंट आपको मिलता है। बट इसके अंदर इतना कुछ रहता नहीं है। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल दे आर चार्जिंग, इफ दे आर चार्जिंग 10% रेट ऑफ रिटर्न, दे यूज टू चार्ज इससे कम, ठीक है, दे यूज टू चार्ज अराउंड 4 to 5%, 4 to 5 तो नहीं पढ़ सकता है, पर 5 से 6% रख लेते हैं, ठीक है। 5 से 6% क्या करते हैं ये लोग, यस हो गया, 5 से 6% क्या करते हैं ये लोग, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब दे चार्ज रिलेटिवली लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू दी इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ये लोग चीज में आते हैं। अब देखो, अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स, तुम लोगों ने बैंक सुन लिया होगा, रिलेटिव्स, ये तो कॉमन चीज है, यहां तो देखने को मिलते हैं। लेकिन सर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या होता है, पहले एक बार ये चीज देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंने बता रखा था, ये सुपरवाइज करता है सभी फॉर्मल सेक्टर। उसको फॉर्मल सेक्टर नाम ही क्यों दिया, बिकॉज उसके ऊपर क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर होती है, इसके अंडर, इसके सुपरविजन में ही वो लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने सारे फंक्शन। ये उन्होंने बताया, देखो सिस्टम किस तरीके से क्रेडिट किया जाता है, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स,
कोई और एजेंसीज, ठीक है, बैंक्स, गवर्नमेंट, इनकी तरह से क्या होता है इकोनॉमी में लोन को दिया जाता है। आज भी कहीं ना कहीं भाई मेजॉरिटी तो नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल 20 to 25% सेगमेंट ऐसा है जहां पर अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है, वर्क करता है। अब एक चीज तुमको बताता हूं, कोऑपरेटिव्स क्या होता है, कोऑपरेटिव्स, और दूसरा तुम लोगों ने देखा विच इज, मैंने तुमको बोला था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या चीज होती है। इसके साथ एक और चीज है, ठीक है, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इसको देखें तो इसको संस्थाएं बोलते हैं, राइट। ये संस्था का इनका मेन काम क्या होता है, जैसे आप नोटिस करोगे आपके एरिया के अंदर क्लॉथ मार्केट है तो क्लॉथ मार्केट की अपनी ट्रस्ट होगी, सराफा मार्केट होता है तो सराफा मार्केट की अपनी ट्रस्ट होती है, कोई कास्ट वाली भी इसमें जैसे जैन्स लोग आते हैं तो जैन माइनॉरिटी ट्रस्ट बन जाती है, ठीक है, सिख अपनी ग्रुप्स चलाते हैं, तो ऐसे अलग अलग रिलीजन वाले भी अपने अपने क्या करते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाते हैं। इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ दीज ट्रस्ट। सबसे पहले काम जो इनके मेंबर्स होते हैं, क्लॉथ मार्केट ट्रस्ट के अंदर जो क्लॉथ मार्केट के अंदर जो बिजनेस करते होंगे वो लोग, सराफा मार्केट में जो सराफा मार्केट में बिजनेस करते होंगे, जैन कम्युनिटी के अंदर जो जैन कम्युनिटी, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज वाले क्या करते हैं, अपने मेंबर्स इसके अंदर मेंबर्स बनते हैं और उन मेंबर्स को फॉर देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स एट दी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका काम हो गया कोऑपरेटिव्स। समटाइम जैसे अगर हम लोग इंडिया लेवल पे बात करें तो ये तो हम लोगों ने एरिया वाइज देखा, अमूल, ठीक है, अमूल जो है वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मानते हैं, इवन वर्ल्ड के अंदर टॉप नॉच कोऑपरेटिव के अंदर अमूल का नाम आता है। गुजरात के एक प्लेस में वहां पर ये अमूल ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर जितने भी फार्मर्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं प्लस जो एम्प्लॉइज इनके साथ एसोसिएट है, इफ दे आर इन नीड ऑफ क्रेडिट तो ये उन लोग को मार्केट रेट, मतलब रिलेटिव ने 10% लिया, ठीक है, बैंक आपने 5-6% लिया, ये लोग उससे भी कम परसेंट एट द रेट 2-3% पे ही क्या कर देते हैं अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट, मतलब 2-3 रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट रेट पे ही क्या कर देते हैं, आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाम से समझ में आ रहा है सेल्फ मतलब खुद की हेल्प करने वाला ग्रुप। इसके अंदर जनरली क्या होते हैं, 20-25, देखो अभी आगे आएगा प्रॉपर, 20-25 लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। मान लो से फॉर एग्जांपल 25 मेंबर्स ने अपना क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ग्रुप बनाया, ठीक है। सबके पास जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपने ग्रुप के अंदर पैसा ऐड करते रहते हैं, ये 25 मेंबर्स, और इनमें से किसी भी मेंबर को अगर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो क्या कर देते हैं, ये सभी लोग उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर देते हैं, या बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, उनको उसको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इससे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जो ग्रुप्स है, जैसे मान लो जैसे जनरली स्कूल्स के अंदर भी बन जाते हैं, कॉलोनीज के अंदर सबसे कॉमनली देखने को मिलता है ना, तो कॉलोनीज के अंदर दिखता है। कॉलोनीज के साथ ये रूरल एरियाज के अंदर बहुत चल रहा है अभी रिसेंटली। क्या होता है, ये रूरल एरियाज और कॉलोनीज के कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मिलते हैं, जैसे तुम लोग वो देखो तारक मेहता वाले सीन के अंदर क्या होता है, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स ने क्या करा, छोटे पैसे मिक्स मिलाए और रख दिए। अब अगर इनमें से किसी को भी मान लो से फॉर एग्जांपल माधवी भाभी को जरूरत पड़ रही है तो वो क्या करेंगे, सभी लोग उसको एट दी लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि इनकी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, मतलब सोसाइटी इन द सेंस इनके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और ये कोई ज्यादा लंबा लिस्ट नहीं होती, 20-25 लोगों का एक मैक्सिमम ग्रुप बन जाता है, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गांव में भी देखने को मिलता है और समटाइम्स ये चैनल बढ़ती भी जाती है, पर इससे फायदा क्या होता है, अपने मेंबर्स को बिल्कुल कम से कम रेट पे लोन मिल जाता है। अब अगर हम लोग कोऑपरेटिव्स की देखें तो जैसे मैंने तुमको क्लॉथ मार्केट बताया, सराफा मार्केट बताया, ऐसे ही फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। प्लस अगर हम लोग देखें जिसको एग्रीकल्चरल सोसाइटी बोल दो या फार्मिंग सोसाइटी बोल दो, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्लस समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे अगर मुझे एडवर्टाइज करना है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए अलग बन जाती है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तुम लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो का, ठीक है, जागो ग्राहक जागो। अब ये क्या है, ये भी एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि सब लोग किसकी बिहाफ पे वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स, जिसमें से सम ऑफ देम आर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब दे यूज्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, राइट।
जैसे मैं तुमको अमूल का एग्जाम्पल भी दे रहा था, ठीक है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अमूल भी एज एन अपनी सोसाइटी के तौर पे वर्क करता है। ये किसका सेगमेंट आएगा, कौन से सेक्टर की बात आएगी, फॉर्मल के इनफॉर्मल? दिस इज फॉर्मल सेक्टर के तौर पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज इट इज ऑल्सो सुपरवाइज, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो सुपरवाइज बाय द बैंकिंग सेक्टर, या जो सबसे बैंकिंग सेक्टर में एपिक्स पे कौन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी नजर के अंदर इसके क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैंने बताया कि मिनिमम 15-20 लोग 25 लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को एक साथ रखते हैं, ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, अपनी मेंबर्स के क्रेडिट रिक्वायरमेंट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। इनको कोई कोलेटरल नहीं देगा, जैसे माधवी भाभी, इनको थोड़ी कोलेटरल रखना पड़ेगा, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं बिना कोलेटरल, क्योंकि अपने ही क्लोज्ड ग्रुप के अंदर है, तो इन मेंबर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम, जैसे कोऑपरेटिव जनरल में तुमको पता है रूरल एरियाज के अंदर, तो रूरल एरियाज के अंदर और जनरली तुमको पता है किटी पार्टीज वाला ग्रुप क्या सीन क्या होता है, मम्मी वगैरह की किटी पार्टीज होती है ना, कुछ पैसे वैसे करते हैं, वही सीन, बिल्कुल वही। तो ये क्या करते हैं, अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गांव के अंदर, शहरों में, कॉलोनीज में ये बनते जाते हैं, अपनी इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और बेसिक क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाती है। इसके साथ सबसे अच्छा तुमको एक एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दे रखा है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसमें क्या करा है, इसमें इन्होंने क्या करा था, कुछ हमारे ये देखो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सक्सेस स्टोरीज है बांग्लादेश में। यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश के गांव के रूरल एरियाज की कुछ बहुत सारी, मतलब अधिकतर इसके अंदर फीमेल्स ही हैं, ठीक है। उन लोगों ने मिलकर क्या कर रखा था, 1970 में एक स्मॉल ग्रुप स्टार्ट करा था, जो कि उन्होंने क्या बताया था, ग्रामीण बैंक। ये इस टाइम पे स्टार्ट करा था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के नाम से। और इन 2018 अप्रोक्सीमेट कितने मेंबर्स हो गए, 9 मिलियन मेंबर्स। कितना बड़ा अमाउंट है, 9 मिलियन मेंबर्स। और ये 81,600 विलेजेस अक्रॉस दी बांग्लादेश क्या है, ये स्प्रेड हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर सक्सेस स्टोरी देखें हम लोग तो ये है। और इसके अंदर देखो बता था ना, ऑलमोस्ट बोरोवर्स कौन है इसके अंदर, वुमेन्स है और पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। तो बैंकिंग फॉर दी पुअर, ये लोग क्या करते हैं, अपने सेक्शन जो अपने मेंबर्स होते हैं उन लोगों को उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए और उनकी वेलबींग के लिए, क्योंकि एक बात बताओ, क्रेडिट अब जैसे मैंने तुम लोग एग्जाम्पल दिया था, किसान ने क्रेडिट लिया कि भाई इसने 10,000 का लोन लिया और उस 10,000 से क्या कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, फार्मिंग करेगा, उसके 30,000 आएंगे, जो अपने पूरी चैनल देखी थी ना, तो इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना, उसका लाइवलीहुड जो मेंटेन होगा। तो उसके लिए क्या, तो ये बेटरमेंट के लिए भी, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। तो समटाइम्स इट एक्ट एज ए गुड थिंग फॉर देम। तो उसके लिए क्या होता है, ये वर्क करता है। एंड दिस इज इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।